फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित एक प्रमुख योजना अग्निपथ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। यह योजना अगर हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखें तो दो टॉपिक से संबंधित है। एक टॉपिक है बेरोजगारी का और दूसरा जो टॉपिक है वो है आंतरिक सुरक्षा का। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाद में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो ये योजना क्या है, इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेंगे और इस योजना से राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद इस योजना को लेकर जो विवाद या यूँ कहें कि आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन आशंकाओं की चर्चा करेंगे और लास्ट में वे फॉरवर्ड देखेंगे कि एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस योजना की चयन के मानदंड और नामांकन की प्रक्रिया क्या है। उम्र सीमा जो है इसमें रखी गई है वो 17.5 से लेकर 21 साल, यानी आयु आपकी 17.5 से 21 साल के बीच में है तो आप इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। शर्तें क्या क्या हैं? कुल 4 साल के लिए आपको चयनित किया जाएगा, जिसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो भी इंक्लूड रहेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि जो चयन की प्रक्रिया होगी पारदर्शी, केंद्रीकृत और स्वचालित प्रक्रिया होगी। संबंधित सेवा अधिनियम एवं विनिमय के तहत अग्निवीरों का नामांकन होगा, यानी कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। जो सैनिक बनने के लिए जो सेवा शर्तें हैं, जो मेडिकल का कंडीशन है, उन सारे कंडीशन को उन्हें फुलफिल करना होगा। इसके बाद इसके डेटा को केंद्रीकृत डेटा के रूप में रखा जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक बैच से 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि इस योजना से लाभ क्या क्या हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसकी कॉपी है। फर्स्ट ईयर में अग्निवीरों को 30,000 रुपये टोटल निर्धारित है, मंथली पैकेज है, जिसमें से एट हैंड यानी उनको मिलेंगे कितने 21,000। 9,000 जो रुपये हैं वो कंट्रीब्यूशन के रूप में जमा होंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में, जो कि उन्हें अंत में मिलेगा। और इतनी ही राशि 9,000 की राशि केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। फिर अगले साल 33,000 एट हैंड, 23,100, उसके अगले साल 36,500 एट हैंड, 25,580, नेक्स्ट ईयर 40,000 एट हैंड, 28,000। जो कुल राशि हो जाएगी 4 साल के बाद जो आपने जमा किया है कॉर्पस फंड में हो जाएगी 5,02,000 और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 5,02,000। ये जो प्रक्रिया है पूरी, उसमें फर्स्ट ईयर में आपको अगर अमाउंट जोड़ें तो 4,76,000 रुपये मिलेंगे और आखिरी वर्ष यानी चौथे वर्ष में 6,92,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ 48 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा और 11,71,000 रुपये आपको सेवा निधि के रूप में अंतिम में मिलेंगे, जो कि कर मुक्त होंगे। जो सेवा राशि दी जाएगी 11.71 लाख वो क्या होगी, बिल्कुल कर मुक्त होगी। इसमें आपने जो 5,02,000 रुपये जमा किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जमा किए हैं, और 4 सालों में इन पर जो इंटरेस्ट बनेगा उन मिलाकर 11,71,000 रुपये आपको मिलेंगे सेवा निधि के रूप में। अब इसके बेनिफिट आप बता सकते हैं कि बेनिफिट क्या होगा। तो जो बेरोजगारी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसमें कमी आएगी। दूसरी बात क्या होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद मिलेगी, क्योंकि सेना का एक पूल हमारे पास तैयार रहेगा, ज़रूरत के अनुसार हम उसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इतना योजना अच्छी है तो फिर आखिर किस आधार पर इसकी आलोचना की जा रही है या शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो उन शंकाओं से आपको अवगत करा देता हूँ। पहली शंका जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ही है। 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा को आप ट्रेंड करेंगे। इसके बाद 25% युवा ही इसमें परमानेंट होंगे और 75% युवा क्या हो जाएंगे, पुनः बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। वैसी स्थिति में जो 4 साल इन्होंने ट्रेनिंग की है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इन युवाओं को मिसयूज कर सकते हैं लुक्रेटिव ऑफर्स देकर। और चूँकि ये ऑलरेडी बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएंगे इस नौकरी को छोड़ने के बाद, क्योंकि 25% लोग ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो वैसे में एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन युवाओं को ब्रेन वॉश करके जो आतंकवादी संगठन है वो अपने सैनिक के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम सामाजिक रूप से आशंका की बात करें तो विवाह की जो भारत में पद्धति है या प्रथा है
उसमें रोज़गार एक अहम भूमिका अदा करता है। तो वैसे युवा जिनकी की शादी इस रोज़गार के दौरान होगी और जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो परिवार पर क्या असर पड़ सकता है, तो इस बात को भी आप सामाजिक वाले पहलू में रख सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में आप पहले वाले बिंदु को रख सकते हैं। तीसरी जो आशंका व्यक्त की जा रही है वो चयन की प्रक्रिया को लेकर है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 25% को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, क्या वो पारदर्शी होगा या फिर उसमें भी निपोटिज्म या इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, सिफारिशें चलेंगी। यानी ये भी प्रक्रिया क्लियर नहीं है कि जो 25% जो सैनिक अग्निवीर हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अस्थायी सेना के रूप में, उनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। यानी कि 3 चीज़ों को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है। और जो चौथी आशंका व्यक्त की जा रही है वो है कि सरकार नौकरियों का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है और जो संविदा पर नौकरी देने की जो प्रथा है उसको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं कारगर होगा, क्योंकि जो सेना ही था वहाँ पे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई चीज़ें नहीं होती थी, खासकर एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। लेकिन इस बार की जो ये पद्धति है वो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको बढ़ावा देगी, क्योंकि 4 साल के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं जिसमें सैनिक पुनः 4 साल के बाद बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा। अब आपको हमने वाद देख लिया, विवाद देख लिया, इसको लेकर विवाद किन किन बिंदुओं को लेकर है। अब आते हैं कि संवाद क्या हो सकता है, इसका सही रास्ता क्या होना चाहिए। पहली बात, जो 25% सैनिक आगे अग्निवीर आगे सर्विस में लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे उनकी पारदर्शी एक प्रक्रिया बनाई जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात, जो 4 साल के बाद इन्हें पूर्णतः रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं की जाएं, जैसे कि जो इनका इंश्योरेंस है 28 लाख का, वो न केवल 4 साल के दौरान होना चाहिए बल्कि इन्हें आजीवन 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड जो 17.5 से 21 वर्ष में अगर जो शामिल होगा, यानी कि अगर 21 वर्ष में भी शामिल होता है तो 25 वर्ष तक, यानी कि 17.5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का युवा जो उसका सबसे गोल्डन पीरियड होता है वो अगर सेना में देगा तो उसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसे अस्थायी तौर पर प्राप्त हों, यानी कि जो इंश्योरेंस वाली सुविधा है उसे आजीवन दिया जाए। इसमें कुछ और भी अच्छे पहलू हैं, जैसे जो जाति के आधार पर रेजिमेंट बने हुए थे, जैसे राजपूत रेजिमेंट और भी अलग अलग यादव रेजिमेंट, उन सब को ख़त्म किया गया है। यानी कि ये जो संविधान की मूल भावना है उसको ध्यान में रखकर एक अच्छा कदम है जिसकी कि सराहना की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कहें कि अग्निपथ योजना जो है वो एक अच्छी सोच के साथ शुरू की गई योजना है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इन खामियों को अगर दूर कर लिया जाता है तो ये योजना अच्छा मार्गदर्शन साबित होगी। साथ ही साथ जो बेरोजगारी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है उसको भी हल करने में यह मददगार साबित हो सकती है। इस योजना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पक्ष में हो विपक्ष में हो या कोई कैरी फॉरवर्ड आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।